Hi everyone, welcome to the sociology class. I hope you all are doing good. So today is our day 18 of 30 days 30 session series जहाँ पर हम लोग इग्नू questions को solve कर रहे हैं. Those of you who are watching me for the first time, I am Bhairavi Bharadwaj and I teach sociology on this platform. So 18 session हम लोगों ने अभी तक कर लिए हैं. Now, those of you who are thinking कि why we are doing इग्नू question is because देखो चाहे CUET PG का एग्जाम हो चाहे नेट हो या गेट हो, इग्नू मटेरियल सबसे ज़्यादा रिलायबल सोर्स है किसी भी प्रिपरेशन के लिए. अगर आप इवन यूपीएससी की प्रिपरेशन भी करना चाह रहे हैं नेट या फिर CUET PG के साथ, तो भी आपको इग्नू नोट्स पढ़ना है. और इग्नू नोट्स में इतना ज़्यादा कंटेंट है, इतना बेसिक से दिया हुआ है चीज़ें कि आपको कोई और सोर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. दिस इज़ एज़ पर माई एक्सपीरियंस. मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा है इस सब्जेक्ट के साथ, मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स को इग्नू नोट्स ज़रूर पढ़ने चाहिए. नाउ अब क्योंकि एग्जाम पास है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप सारा इग्नू नोट्स पढ़ लो. दैट इज़ वाई वी आर डूइंग दिस क्वेश्चंस. यहाँ पर मैं वही क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ, वही एरिया इग्नू का डिस्कस कर रही हूँ जो मुझे लगता है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. हर एग्जाम के लिए, चाहे गेट हो, नेट हो या CUET PG हो, हर एग्जाम्स में कुछ पर्टिकुलर एरियाज से क्वेश्चंस आते हैं, तो वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. ओके, नाउ यू गाइज नो द रूल्स. आपको मुझे कमेंट में बताना है आफ्टर दिस सेशन कि आपके कितने मार्क्स आए 20 में से. ओके, आज भी मैंने कुछ नए नए कॉन्सेप्ट्स ऐड किए हैं, तो आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा. ओके, मैं ये हर सेशन में कहती हूँ कि मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको कुछ नया पता चले. और जो भी नया पता चल रहा है, जो भी टॉपिक्स आपको पता चल रहे हैं, उसको एक बार ज़रूर से पढ़ो. ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. So here is question number 1. Which of the following is an example of a migratory social movement? इनमें से कौन सा होगा जो migratory social movement का example होगा? देखो, the civil right movement in United States, mass exodus of people from Kerala to Gulf country, the feminist movement for gender equality या फिर anti corruption movement in India. हिंदी वाले भी क्वेश्चन को रीड करो और मुझे सब लोग चैट में आंसर दो. इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन. वी ऑल नो कि माइग्रेशन क्या होता है. जब हम लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, राइट, मूव करते हैं, जैसे बर्ड्स माइग्रेट करती हैं एक जगह से दूसरी जगह. सो माइग्रेटरी सोशल मूवमेंट भी ऐसे ही होगा. द करेक्ट आंसर इज बी. जिन्होंने बी आंसर दिया है, वेरी गुड. कभी कभी देखो क्या होता है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं भी पता है, फिर भी अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करोगे तो भी आप आंसर टिक कर पाओगे. ठीक है, सो यहाँ पर कॉमन सेंस ही था कि माइग्रेटरी सोशल मूवमेंट पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है माइग्रेशन से रिलेटेड होगा. राइट, ना मेक श्योर दैट यू स्टडी दिस टॉपिक. एक बार टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट पढ़ लेना. मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है इस पर, और मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है क्योंकि अभी मैं उसमें शॉर्ट वीडियोस ऐड करूंगी सोशल मूवमेंट से रिलेटेड. ठीक है, तो वहां पर हम लोग ये सारी चीज़ें कवर करेंगे. Question number 2. According to Dash, there cannot be a totalistic social science which studies all aspects of social phenomena. For even in natural science, there is no one total science of all matter. Now, this is a thinker-based question. इसको करने के लिए आपको thinkers की knowledge होनी चाहिए. जॉर्ज जिमल, इमाइल दरखाइम, पिट्रिम सोरोकिन या फिर मोरिस जिन्सबर्ग. क्वेश्चन कह रहा है कि हमें टोटलिस्टिक सोशल साइंस की तरफ नहीं जाना चाहिए. मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है इस थिंकर के अकॉर्डिंग कि एक सोशल साइंस हो और वो सारी चीज़ों को कवर कर रहा हो, हर सोशल फिनोमिना को वो कवर कर रहा हो. ऐसा पॉसिबल नहीं है. इसीलिए अलग अलग साइंसेज होते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ. ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम एक सब्जेक्ट बना लें साइंस और उसी में सब कुछ कवर कर लें. ठीक है, तो ये चीज़ सोशल साइंस में भी इन्होंने बोली और नेचुरल साइंस को लेके भी इन्होंने बोली. तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो अभी मैं आपको बताऊंगी. पहले मुझे चैट में बताओ कि इसका आंसर क्या होगा. नाउ यू गाइस कैन ऑल्सो टेल मी कि क्यों लगता है कि ये आंसर होगा. ओके, क्योंकि मैं चैट्स रीड करती रहती हूँ तो मुझे भी पता चलता है दैट स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं. ओके, सो मेक श्योर दैट यू टेल मी इन दी चैट कि आपको क्यों लगता है आंसर ऐसा होगा. थोड़ा सा ना ब्रेन को अपने चलाया करो. जब क्वेश्चंस देखा करो ना, तो थोड़ा सा कोशिश किया करो उस क्वेश्चन को डीपली समझने की, उसको रीज़न करने की कि अगर लग रहा है ऑप्शन ये है तो क्यों है. ओके, देन जब मैं आंसर बताती हूँ, उसको एक्सप्लेन करती हूँ, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा. आपको अपनी गलती समझ में आएगी कि किस तरीके से आपको सोचना चाहिए था यहाँ पे. अब देखो, करेक्ट आंसर जो है वो है ए. जो लोग ए आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड. वाई? क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है फॉर्मुलिस्टिक सोशोलॉजी की. दो तरह के स्कूल हम लोग पढ़ते हैं सोशोलॉजी में, फॉर्मुलिस्टिक और सिंथेटिक. फॉर्मुलिस्टिक वाले कहते हैं कि हमें सोशोलॉजी को फॉर्मली ही पढ़ना चाहिए और सारे सोशल साइंसेस को आपस में मिक्स नहीं करना चाहिए. बट सिंथेटिक वाले कहते हैं कि नहीं, हमें सारे जो सोशल साइंसेज हैं उनको मिला के
होलिस्टिकली पढ़ना चाहिए और इंटर रिलेट करके पढ़ना चाहिए। एंड वी ऑल नो दैट जिमल जो हैं उनको हम लोग जानते हैं एज फादर ऑफ फॉर्मल सोशोलॉजी, राइट, फादर ये एग्जाम में आता है, प्लीज रिमेंबर। इसके अलावा ही इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन अर्बन सोशियोलॉजी, राइट। काफ़ी इनके कॉन्सेप्ट हैं, सोशिएशन है, इंटरेक्शन पे ये बहुत बात करते हैं, है ना। सो ये सारे टॉपिक्स याद रखना। इग्नू में अलग से एक चैप्टर है जिसमें जिमल के बारे में काफ़ी नोट्स हैं, तो एक बार उसको पढ़ लेना अगर आपको नहीं पता कि जिमल कौन है क्या है, ठीक है। थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी क्योंकि देखो एक बार में मैं पूरा पूरा थिंकर तो एमसीक्यू के थ्रू नहीं बता सकती हूँ, राइट। सो मेक श्योर दैट यू रीड दीज थिंग्स। Now, question number 3. According to Karl Marx, what is the most important existential condition of human society around which all other activities are organized? इसमें से कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा पार्ट होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके आसपास ही हमारी सारी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज्ड होती हैं? रिलीजन, कल्चर, लेबर, पॉलिटिक्स। नाउ ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने कार्ल मार्क्स के बेसिक्स भी पढ़े हैं उनको पता होगा कि किस पे उन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया होगा, रिलीजन पे, कल्चर पे, लेबर पे या फिर पॉलिटिक्स पे। सो द करेक्ट आंसर इज सी। जो लोग सी आंसर दे रहे हैं वेरी गुड। कार्ल मार्क्स ने बहुत ज़्यादा बात की है लेबर पे और वो ये भी कहते हैं कि लेबर बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जिस्टेंशियल कंडीशन है ह्यूमन सोसाइटी की। इसको याद रखना, कहीं नोट कर लेना। दिस इज जस्ट कॉपी पेस्टेड फ्रॉम इग्नू, इंटायर लाइन ये इग्नू में दी हुई है, तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू एड इट टू योर नोट्स, ओके। Now, question number 4. According to Ferdinand Tonnes, which of the following best categorize Gemini shaft? फर्डिनेंड टॉनिस के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा है जो बेस्ट डिफाइन करता है जेमिनी शाफ्ट को? नाउ जेमिनी शाफ्ट, जेसल शाफ्ट, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ऑप्शंस को देखो, रिलेशनशिप्स बेस्ड ऑन सेल्फ इंटरेस्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस एंड ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटी, association driven by individual goals and market competition, social bonds formed through kinship, neighborhood, and friendship. What will be the correct answer? The correct answer is, those of you who are giving D answer, very good. The correct answer is D. Gemini shaft का मतलब ही होता है community, ओके। एंड जेसल शाफ्ट आएगा तो उसका मतलब टॉनिस ने दिया है सोसाइटी, बट अगर सोसाइटी ऑप्शन में नहीं है तो आप एसोसिएशन भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखना ना। Question number 5. According to Emile Durkheim, society's transition from mechanical solidarity to organic solidarity due to increased religious influence and traditional value, growth of industrialization, heterogeneity, differentiation, specialization of activity, individualism, strict enforcement of social norms and collective conscience, या फिर decline in technological advancement and division of labor। एमाइल दरखाइम के हिसाब से सोच के देखो कि अगर मैकेनिकल सॉलिडारिटी से हम लोग ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी की तरफ गए हैं तो फिर किसकी वजह से गए होंगे? दैट इज़ योर क्वेश्चन। सो अगर आपको ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी के फीचर्स भी पता हैं तो भी आप इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लोगे। और ऐसे ईजी क्वेश्चन CUET PG में एक्सपेक्टेड है क्योंकि वहाँ पर देखो एमाइल दरखाइम, मैक्स वेबर, ये सब थिंकर्स मेंशन नहीं है, बट इस तरह के बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन है स्पेशली फॉर CUET PG कि कैसे थिंकर्स को कवर करना है, तो उसके लिए आई वुड रियली सजेस्ट कि बिल्कुल परेशान मत हो। जितना आपके नितिन सांगवान में थिंकर का पोर्शन है उसको अच्छे से कवर कर लो, एंड आई डोंट थिंक उससे ज़्यादा कुछ भी आएगा। अभी तक थिंकर बेस्ड क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं आए हैं। एमाइल दरखाइम से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कार्ल मार्क्स एंड इसके बाद मैक्स वेबर। इसके अलावा कोई और थिंकर से बहुत क्वेश्चन नहीं आए हैं। बेसिक बुक्स आपसे पूछी जा सकती हैं, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है, दैट्स इट। क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो BA लेवल होने वाला है। मास्टर्स के लिए आप जाने वाले हो तो बहुत ज़्यादा मास्टर्स लेवल के क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। सो बहुत सारे बच्चे जो ये सोच रहे हैं कि नेट के लिए जो पढ़ रहे हैं वो ही CUET PG में आना है, दैट इज़ नॉट ट्रू। CUET PG के लेवल और नेट के लेवल में बहुत डिफरेंस है, एंड दैट इज़ वाई मैंने जो बैच बनाया है वो सिर्फ CUET PG का है, उसमें मैंने नेट के स्टूडेंट्स को ऐड नहीं किया है। जबकि मेरे लिए ये बहुत हेल्पफुल होता, मैं उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स बढ़ा सकती थी, अपने ज़्यादा पैसे कमा सकती थी, बट दैट इज़ नॉट द केस। मेरे हिसाब से हर एग्ज़ाम का जो अप्रोच है, हर एग्ज़ाम का पैटर्न है वो अलग अलग होता है।
सो प्लीज़ जो CUET PG वाले हैं वो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दें कि मैं नेट के हिसाब से अगर पूरा पढ़ के जाऊँगा तो मेरा CUET PG हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट आपको नेट में मिलेंगे जो CUET PG में इंपॉर्टेंट ही नहीं है। ठीक है, तो इतना टाइम वेस्ट क्यों करना, उससे बेटर है कि आप CUET PG के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करो। ओके, सो ये प्लीज़ आप मुझसे दोबारा ये कन्फ्यूजन मत पूछना कि मैम नेट के अकॉर्डिंग पढ़ें तो क्या CUET PG हो जाएगा। ओके, हर एग्ज़ाम का अलग अलग स्पेशलिटी होता है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आप गेट के लिए अगर पढ़ रहे हो तो आपका CUET PG हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गेट का सिलेबस अलग है, गेट का अप्रोच अलग है, पैटर्न अलग है, राइट। सो सारे एग्जाम्स को मिक्स नहीं करना है। ऐसे बहुत बच्चे ये भी पूछते हैं कि मैम UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो CUET PG हो जाएगा। भाई कैसे हो जाएगा, दोनों एग्जाम्स अलग हैं, दोनों एग्जाम्स के अप्रोच अलग हैं। वहाँ पर सब्जेक्टिविटी इंपॉर्टेंट होती है, सब्जेक्टिव आंसर्स आपको लिखने होते हैं। यहाँ पर आपसे सब्जेक्टिव कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है, तो प्लीज़ इस चीज़ को समझो। ओके, ना बताओ आंसर क्या होगा इसका। द करेक्ट आंसर इज बी। जिन्होंने बी आंसर दिया है वेरी गुड। ये सारे ही फीचर्स हैं हमारे ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी के। एंड एक चीज़ और एमाइल डर्कहाइम बोलते हैं, वो कहते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, और डिवीजन ऑफ लेबर जब अबनॉर्मल हो जाता है तो वो अनोमी का फॉर्म ले लेता है। ये चीज़ भी याद रखना जो मैंने बोला, इसको फिर से सुन के और अपने नोट्स में ऐड कर दो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू विल्फ्रेडो परेटो विच मैथड शुड सोशियोलॉजी यूज टू रिमेन साइंटिफिक। इसमें से कौन सा ऐसा मैथड है जिसके बारे में विल्फ्रेडो परेटो बात करते हैं। बहुत ज़्यादा कीवर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन है ये, और मैंने इस मेथड के बारे में थोड़ा सा ऐड भी किया है सो दैट आपको पता चल जाए अगर नहीं पता था। द करेक्ट आंसर इज, आई होप सब लोग चैट में आंसर दे रहे हैं। द करेक्ट आंसर इज बी। जिन्होंने बी आंसर दिया है वेरी गुड। विल्फ्रेडो परेटो बात करते हैं लॉजिको एक्सपेरिमेंटल मेथड की। अभी हम लोग देखते हैं कि ये क्या होता है। So the logico-experimental method as proposed by Wilfredo Pareto is a scientific approach। ये एक scientific approach है, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं तीन चीज़ें, लॉजिकल एनालिसिस, इम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जेक्टिव स्टडी। लॉजिकल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम रैशनली चीज़ों को देखते हैं। जो भी थ्योरी, जो भी कॉन्सेप्ट हम बनाएंगे वो रैशनैलिटी पे बेस्ड होंगे, ठीक है। इम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन मतलब कि हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, हम रियल वर्ल्ड डेटा को यूज़ करेंगे, राइट। ऑब्जेक्टिव स्टडी मतलब हम पर्सनल बायस को और सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन को अपने स्टडीज़ में नहीं लाएंगे। तो लॉजिको एक्सपेरिमेंटल मेथड में ये तीनों चीज़ें आती हैं, प्लीज़ रिमेंबर। इसके अलावा विल्फ्रेडो परेटो ये भी कहते हैं कि हम लोग साइंटिफिकली सोशोलॉजी को पढ़ सकते हैं अगर हम लॉजिकल एक्शंस और नॉन लॉजिकल एक्शंस को अलग अलग करके देखें, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो देखो, स्टेटमेंट 1 है वेस्टर्नाइजेशन रिफर्स टू अडॉप्टिंग वेस्टर्न वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस विद द वेस्ट सीन एज अ मॉडल फॉर ग्लोबल प्रोग्रेस। जबकि स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि मॉडर्नाइजेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ अडॉप्टिंग एडवांस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफन व्यूड एज एसेंशियल फॉर सोसाइटल प्रोग्रेस। तो बताओ क्या होगा इसका आंसर। आई होप आप लोगों को वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन का मीनिंग क्लियर होगा, स्पेशली दोस्त जिन्होंने फाउंडेशन बैच में ये टॉपिक पढ़ रखा है। सब लोग मुझे चैट में आंसर दो, क्या होगा करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज ए। जिन्होंने ए आंसर दिया वेरी गुड। वेस्टर्नाइजेशन का मतलब ही होता है जिसमें हम लोग वेस्टर्न वैल्यूज़ एंड प्रैक्टिसेस को बहुत वैल्यू देते हैं और उसके हिसाब से अपना मॉडल बनाते हैं। मॉडर्नाइजेशन क्या होता है, मॉडर्नाइजेशन में हम बात करते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी की, ठीक है। तो प्लीज रिमेंबर दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो एकदम सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, which three sociologists are considered the triumvirate of लखनऊ स्कूल। सो इसमें से कौन से होंगे जिनको हम लोग ट्रियमविरेट ऑफ लखनऊ स्कूल कह सकते हैं। ट्रियमविरेट का मतलब होता है त्रिमूर्ति, ठीक है। देखो, इसके लिए आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा थिंकर कौन से यूनिवर्सिटी से है या फिर कौन से यूनिवर्सिटी का हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, ठीक है, कौन से यूनिवर्सिटी से बेसिकली एसोसिएटेड है। ओके, तो बहुत ध्यान से इसका आंसर देना एंड आई होप जिन्होंने ये टॉपिक्स पढ़े हैं फाउंडेशन बैच में आप लोग सही आंसर दोगे, मैंने पढ़ाया है ये आपको। देखो, GS घूरे, MM श्रीवास, SC दुबे, BR अम्बेडकर, इरावती कारवे, AR देसाई, योगेंद्र सिंह, आंद्रे बिते, सुरजीत सिन्हा, राधा कमल मुखर्जी, DP मुखर्जी या फिर अवध किशोर सरन यानी AK सरन। सो विच इज द करेक्ट ऑप्शन। त्रिमूर्ति में आएंगे कौन। द करेक्ट आंसर इज डी।
जिन्होंने डी आंसर दिया है वेरी गुड, राधा कमल मुखर्जी, डीपी मुखर्जी एंड AK सरन, ये सब लखनऊ यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड है। सो यही होगा इसका करेक्ट आंसर। नाउ अगर ये नहीं पता था गाइस तो प्लीज़ इसको नोट्स में ऐड कर लेना, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, एग्जैक्ट ये नहीं आएगा बट आपसे ये पूछ सकते हैं कि कौन सा थिंकर लखनऊ यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड है। ठीक है, ये तीनों ही लखनऊ यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विच इकोनॉमिक मॉडल डज इंडिया फॉलो? इनमें से कौन सा है जो इकोनॉमिक मॉडल इंडिया फॉलो करता है? प्योर कैपिटलिस्ट मॉडल, प्योर सोशलिस्ट मॉडल, मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल या फिर फ्यूडल इकोनॉमी मॉडल? द करेक्ट आंसर इज सी। सबको ही पता होगा कि इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल को फॉलो करता है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा फीचर्स देख लेते हैं क्या है मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल के। नाउ रीड दिस। सबसे पहला है कि इसमें कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों के एलिमेंट्स होते हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है ये। परमिट्स गवर्नमेंट्स इंटरवेंशन टू, यानी गवर्नमेंट का भी जो इन्वॉल्वमेंट है वो रहेगा। फ्री मार्केट अलाउ करता है। एग्जिस्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर, बहुत सारा ऐसे सेक्टर हैं कोऑपरेटिव जो गवर्नमेंट के पास होते हैं। ठीक है, इट हैज़ अ सेंट्रल प्लानिंग बॉडी, एक बॉडी होती है जो सब कुछ प्लान करती है। राइट, आप मुझे बताइएगा कि कौन सी ऐसी बॉडी है हमारे पास जो हमारी इकोनॉमी को प्लान करती है ना। इंडिविजुअल हैज़ फ्रीडम टू जनरेट गुड्स एंड सर्विसेज, इस मॉडल में आपके पास एक लिबर्टी होती है कि आप आराम से गुड्स एंड सर्विसेज को जनरेट कर सकते हो। सोशल वेलफेयर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मिक्स्ड इकोनॉमी में, क्योंकि यहाँ पर कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों की बात होती है। ठीक है गाइस, तो ये नोट कर लो कहीं पे पॉइंट वाइज और याद रखना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, हु इज़ द ऑथर ऑफ अंडरस्टैंडिंग चेंज? नाउ ये एक अनकॉमन बुक है, बट इस क्वेश्चन में ट्रिक क्या है कि अगर आपको बाकी सबके कुछ कुछ बुक्स मालूम है तो आप यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हो। अंडरस्टैंडिंग चेंज किसकी बुक हो सकती है? घूरे, श्रीनिवास, SC दुबे या फिर राधा कमल मुखर्जी? वेरी इजी क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर हेयर इज सी। जिन्होंने सी आंसर दिया वेरी गुड। देखो GS घूरे, श्रीनिवास, राधा कमल मुखर्जी, इनके बुक्स तो आपको पता ही होने चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज रहते हैं कि मैम कितने की बुक्स याद करनी है, कौन कौन से थिंकर्स हम लोग पढ़ते जाएं, क्योंकि इतने सारे थिंकर्स हैं। तो लिमिट करो, 26 थिंकर हैं जो आपके नेट के सिलेबस में, बस उनकी बुक्स पढ़ लो। मैंने एक PDF भी ऑलरेडी दिया था बुक्स एंड ऑथर पे, तो वो भी पढ़ सकते हो जिनके पास है वो PDF। ठीक है, उतने थिंकर्स कर लो, उससे ज़्यादा नहीं करना है। फिर अगर कोई और आता है ना तो वहाँ पर एटलीस्ट तुम लोग एलिमिनेट करके ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, what happens to social institution as technology advances according to Veblen? अगर हम वेबलिन के हिसाब से देखें तो सोशल इंस्टीट्यूशंस में क्या होता है जब टेक्नोलॉजी बढ़ती है, एडवांस होती है? क्या इंस्टीट्यूशंस रिमेन अनचेंज्ड, चेंज along with technological development, they disappear completely या they become irrelevant? now जिनको वेबलिन का आइडिया है, जिन्होंने वेबलिन के थ्योरीज पढ़ी है, उनको पता होगा इसका आंसर क्या होगा, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो ये क्वेश्चन गलत करके आएंगे। द करेक्ट आंसर इज बी। जिन्होंने बी आंसर दिया है वेरी गुड। देखो, वेबलिन कहते हैं कि सब कुछ टेक्नोलॉजी डिटरमाइन करता है, इसीलिए हम लोग वेबलिन को कहते हैं टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिस्ट, जहाँ पर ये कहते हैं कि सोसाइटी में सब कुछ टेक्नोलॉजी के बेसिस पे हो रहा होता है। ठीक है, सेम वे कार्ल मार्क्स कहते हैं कि सब कुछ इकोनॉमी के बेसिस पे हो रहा होता है। राइट, प्लीज रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 12, what term is suggested for those writing in the fields of sociology and anthropology? कोई एक टर्म है जो इसमें से हम यूज कर सकते हैं उनके लिए जो सोशोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी दोनों में लिखते हैं, या यू कैन से उनकी राइटिंग यूज होती है। सोशल थ्योरिस्ट, कल्चरल एनालिस्ट, एथनो सोशोलॉजिस्ट, स्ट्रक्चरलिस्ट। नाउ देखो, ये बहुत ही यू कैन से अनकॉमन टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आते नहीं हैं, बट कभी कभी आ जाते हैं, तो वहाँ पर आपको कोई एक रिलायबल सोर्स चाहिए होता है जिसमें एग्जैक्ट सेम बात की गई हो। ठीक है, अब मान लो कोई बच्चा मुझे कोई सोर्स दिखा देता है बाद में कि मैम कल्चरल एनालिस्ट का देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम लोग कल्चरल एनालिस्ट को कंसीडर कर सकते हैं। बट यहाँ पर देखो आंसर जो है वो है सी, एथनो सोशोलॉजिस्ट। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ इग्नू में ये कहाँ पर मेंशन है। सो लुक एट दीज नोट्स। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, इन फैक्ट इट इज बेटर टू यूज द टर्म एथनो सोशोलॉजिस्ट टू डिस्क्राइब दोज राइटिंग इन फील्ड ऑफ सोशोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। यानी ऐसी राइटिंग्स जो दोनों में यूज होती हैं उसको हम लोग एथनो सोशोलॉजी कह सकते हैं, या फिर जो उनको लिख रहा है उसको हम लोग एथनो सोशोलॉजिस्ट कह सकते हैं। ठीक है, यानी वो सोशोलॉजिस्ट और वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट तो दोनों में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं लिटरेरी डेटा को फील्ड डेटा से।
ओके गाइस, प्लीज रिमेंबर। अब देखो यहाँ पर कुछ लिखे भी हैं ऐसे नेम, J.H. हटन है, एडवर्ड थर्स्टन है, रिजले हैं, है ना। सो दीज आर योर एथनो सोशोलॉजिस्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज कॉन्सेप्ट ऑफ एम्बेडेडनेस मीन्स। एम्बेडेडनेस मीन्स क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ सोसाइटी, मार्केट फंक्शन इन आइसोलेशन विदाउट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, इकोनॉमिक एक्शंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल पॉलिटिकल कल्चरल फैक्टर्स, या फिर मनी इज द ओनली ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड इकोनॉमिक डिसीजंस। क्या मतलब होता है एम्बेडेडनेस का? नाउ गाइस, ये जो टर्म है ना, दिस इज गिवन बाय कार्ल पोलानी। ओके, प्लीज रिमेंबर। और एक और थिंकर हैं जिन्होंने इसके बाद इसको पॉपुलराइज किया था। नाउ यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, एनी वन स्टूडेंट, मुझे कमेंट में बताना कि किसने पॉपुलराइज किया इस टर्म को। ओके, दो ही थिंकर हैं जो आपको इसमें याद रखने हैं। ओके, होमवर्क, ये आपका होमवर्क है, आपको मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है, सो कार्ल पोलानी ने कॉइन किया है, ये सबसे पहले तो याद रखना। ओके, एंड पॉपुलराइज किसने किया है ये आप लोग मुझे ढूंढ के बताइएगा। देखो क्या होता है एम्बेडेडनेस। द करेक्ट आंसर इज सी। जिन्होंने सी आंसर दिया है, वेरी गुड। अभी मैं आपको नोट्स दिखाती हूँ तो आपको बेटर तरीके से ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। देखो, in economics and economy, embeddedness means economic activities are influenced by social, cultural and political factors, not just market rules. इसका मतलब होता है इस कॉन्सेप्ट का कि जो हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होते हैं वो हमारे सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल फैक्टर्स से भी अफेक्ट होते हैं। सिर्फ मार्केट रूल के हिसाब से हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, अब देखो यहाँ पर दूसरे थिंकर भी दिए ही हुए हैं, तो मैंने आपको जो होमवर्क दिया था वो तो वेस्ट हो गया। चलो कोई बात नहीं। कार्ल पोलानी ने ये सबसे पहले दिया था हमें टर्म। ठीक है, याद रखना ये। ही आर्ग्यूड दैट ट्रेडिशनल नॉन मार्केट सोसाइटीज इकोनॉमिक एक्टिविटी आर डीपली कनेक्टेड टू फैमिली, रिलीजन, पॉलिटिक्स। ठीक है, तो इनका कहना था कि ये जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है ना, ये हमारे फैमिली, रिलीजन, पॉलिटिक्स के साथ भी कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि कोई सेपरेट चीज़ है कि इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन अलग है और बाकी सारे इंस्टीट्यूशन अलग हैं। इन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट किया था। ठीक है, तो इसी चीज़ को ये कहते हैं इम्बिडेडनेस। प्लीज रिमेंबर। अब यहाँ पर इसका अपोजिट भी आता है, दैट इज डिसइम्बिडेडनेस। यानी जब इकोनॉमिक एक्शंस जो है वो सोशल टाइज से सेपरेटेड है। ठीक है, यानी आपके इकोनॉमिक डिसीजंस किसी से इन्फ्लुएंस नहीं है तो डिसइम्बिडेडनेस, और जब इन्फ्लुएंस्ड है तो इम्बिडेडनेस। ये चीज़ याद रखना। इसके अलावा ग्रैनोवेटर एक थिंकर हैं जो इस चीज़ को और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना गाइज, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एग्जाम में आ सकता है। आई थिंक CUET PG में तो चांस कम है, बट नेट वालों के लिए और गेट वालों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमी एंड सोसाइटी आपके में अलग से यूनिट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, हु कॉइंड द फ्रेज डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट। एक बहुत फेमस फ्रेज है जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट। किसने बोला है ये? इमैनुअल वॉलस्टिन, AG फ्रैंक, सामिर आमिन या फिर पॉल बैरन? द करेक्ट आंसर इज बी। जिन्होंने बी आंसर दिया, वेरी गुड। सो क्या होता है ये डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, इसके भी नोट्स थोड़ा सा देख लो। देखो, डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट रिफर्स टू द कॉन्सेप्ट प्राइमरली एसोसिएटेड विद डिपेंडेंसी थ्योरी। इसको हम लोग डिपेंडेंसी थ्योरी में भी पढ़ते हैं, जहाँ पर ये होता है कि कैसे जो डेवलपमेंट है कंट्रीज का वो हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ अंडर डेवलपमेंट ऑफ अदर कंट्रीज। होता क्या है कि जब एक कंट्री है जो डेवलप होती जा रही है तो उसके जस्ट अपोजिट कोई कंट्री होगी जो अंडर डेवलप्ड है। ठीक है, तो देखो, पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है तब समझ में आएगा। ऑफन ड्यू टू अनइक्वल पावर डायनेमिक एंड एक्सप्लॉयटेटिव रिलेशनशिप्स बिटवीन देम, वेयर द वेल्दियर नेशन एक्सट्रैक्ट रिसोर्सेज फ्रॉम पुअरर। ठीक है, हिंडरिंग देयर पोटेंशियल फॉर ग्रोथ, एसेंशियली द एक्ट ऑफ डेवलपिंग वन एरिया कैन एक्टिवली कंट्रीब्यूट टू लैक ऑफ डेवलपमेंट। यानी जो कंट्री डेवलप होती जा रही है वो एक्चुअली जिस जगह से रिसोर्सेज ले रही है, ठीक है, वो अंडर डेवलप रह जाएगा। यू गाइज नो कि किस तरीके से इंडिया को कितना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया, ब्रिटिशर्स ने कितना एक्सप्लॉइट किया, और आज के टाइम पे देखो इंडिया अभी भी उन सारी चीज़ों से रिकवर कर रहा है, और बाहर के जो भी हमारे ऊपर रूल करके गए थे वो कहाँ पहुँच चुके हैं। तो यू गाइज नो ऑल दिस। ठीक है, सो डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट का मतलब यही है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो डेवलप्ड होती जाएंगी, और जो अंडर डेवलपमेंट एरियाज़ हैं, कंट्रीज़ हैं, वो नहीं हो पाएंगी। सो उससे क्या होगा, हमें अनइक्वल पावर डायनेमिक्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, प्लीज़ ये बेसिक चीज़ें याद रखना, एग्जाम में आती हैं, और AG फ्रैंक इस पे बात करते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, नाउ आई डोंट थिंक ये CUET PG के लिए इंपॉर्टेंट है, बट नेट और गेट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 15, दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, दोनों को रीड करो और मुझे बताओ क्या होगा आंसर। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि वेबर पॉइंटेड आउट दैट कैपिटलिज्म एज अ सिंबल ऑफ प्रोग्रेस इमर्ज्ड आउट ऑफ रैशनलाइजेशन ऑफ वर्क, सेविंग, फ्रूगल लाइफस्टाइल बिलीव वैल्यू एंड एटीट्यूड। वेबर कहते हैं कि कैपिटलिज्म जो है वो आया है रैशनलाइजेशन ऑफ वर्क से, यानी वर्क को इतना ज़्यादा रैशनलाइज कर दिया कि हमें कैपिटलिज्म मिला ना। Weber argued that capitalist industrialization emerged in parts of Western Europe because Calvinist Protestant embraced this worldly asceticism। ये कहते हैं कि ये जितने भी रैशनलाइज्ड आइडियाज़ हैं ये सब इसीलिए वेस्टर्न में हमें दिखते हैं क्योंकि वहाँ पर कैल्विनिस्ट और प्रोटेस्टेंट होते हैं। नाउ यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही हैं, सो द करेक्ट आंसर विल बी ए। ओके, दोनों ही बातें की हैं वेबर ने, प्लीज रिमेंबर। ओके, और ये जो कैल्विनिस्ट और प्रोटेस्टेंटिज्म वाली बात है ये इन्होंने किस बुक में कही है ये आप मुझे बताइएगा। ठीक है, वेबर की कौन सी बुक है जिसमें उन्होंने ये कैल्विनिस्ट और प्रोटेस्टेंट वाली बात बोली है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। जो भी पहले बताएगा मैं उसका कमेंट पिन कर दूंगी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, इन एमाइल डर्कहाइम्स थ्योरी व्हाट डज मॉरल डेंसिटी रिफर टू। इसमें से कौन सा है जो मॉरल डेंसिटी के बारे में बात कर रहा है। यू ऑल नो मॉरल डेंसिटी, मटीरियल डेंसिटी, ये सब मैंने एमाइल डर्कहाइम की क्लास में आप लोगों को पढ़ाया है और यूट्यूब पे ही पढ़ाया है। आई होप आप लोगों ने वो देखा हो, नहीं देखा है तो प्लीज़ जो भी वीडियोस मैंने, आई थिंक 4 या 5 वीडियो हैं, उनको देख लो। कार्ल मार्क्स पे मैंने एक बनाया था, देन एमाइल डर्कहाइम पे मैंने बनाया है, सो उसको देखो। ठीक है, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। देखो, the sheer increase in the number of people in a given space, the physical expansion of urban area and infrastructure, the increased interaction among individuals due to population growth, या फिर the decline of traditional values in modern society. What will be the correct answer? The correct answer is C. मॉरल डेंसिटी का मतलब होता है कि जब लोगों के बीच में इंटरेक्शन बढ़ रहा हो, और जब पॉपुलेशन बढ़ रही होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मटीरियल डेंसिटी। प्लीज रिमेंबर। ओके, ये दोनों ही टर्म्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। Now, question number 17. According to Karl Marx, capitalism would be replaced by socialism through what? कार्ल मार्क्स को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक बात आती है कि कार्ल मार्क्स कहते हैं कैपिटलिज्म जो है वो रिप्लेस हो जाएगा सोशलिज्म से, बट वो कैसे होगा? ग्रेजुअल रिफॉर्म और पॉलिसी चेंज, वायलेंट रेवोल्यूशन बाय प्रोलेटेरिएट, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस एंड पीसफुल नेगोशिएशन, या फिर इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। नाउ आई वांट ऑल ऑफ यू टू गिव मी द करेक्ट आंसर क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगर एज अ सोशोलॉजी स्टूडेंट आपको ये भी नहीं पता तो फिर आपको सीरियसली पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि आप फिर कुछ भी नहीं जान रहे हो सोशोलॉजी से रिलेटेड। As you all know, Karl Marx is the most important thinker in sociology. क्लासिकल थिंकर है, क्लासिकल थिंकर तो सारे आपको पता ही होने चाहिए। सो जिन भी लोगों ने बी आंसर दिया, वेरी गुड। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि रेवोल्यूशन इज द ओनली वे जिसकी वजह से कैपिटलिज्म जो है वो सोशलिज्म के साथ रिप्लेस हो जाएगा। ओके, और वो रेवोल्यूशन लाएगा कौन? प्रोलेटेरिएट, जो ऐसे लोग हैं जो हैव नॉट हैं, वर्किंग क्लास हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हिंदू किनशिप। हिंदू किनशिप बुक किसकी है? के एम कपाड़िया, जी एस गुरे, ए आर देसाई, पेट्रिक गिरिस। वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसी अनकॉमन सी बुक्स आ जाती हैं तो एक आध बुक करना है हमें हर मॉक में। ओके, द करेक्ट आंसर इज ए। प्लीज रिमेंबर गाइज, के एम कपाड़िया की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इवन ए आर देसाई ऑल्सो। ओके, इनकी बुक्स आ जाती हैं तो प्लीज इस पे होमवर्क में बुक जरूर से नोट कर लेना। ओके, now, question number 19. Which event marked a significant peasant uprising in the history of agrarian movement in independent India? इसमें से कौन सा मूवमेंट है जिसको हम लोग पीजेंट अपराइजिंग की कैटेगरी में रख सकते हैं? साइलेंट वैली मूवमेंट, नक्सलबारी अपराइजिंग, नर्मदा बचाओ आंदोलन, या फिर चिपको मूवमेंट? वेरी इजी क्वेश्चन, सब लोग इसका सही आंसर दो। ऐसे इजी क्वेश्चन आएंगे तो फिर तो फ्री मार्क्स हैं ये जो आपको मिलेंगे। द करेक्ट आंसर इज बी, नक्सलबारी अपराइजिंग होगा इसका आंसर, क्योंकि बाकी सारे जो हैं ये वाले ऑप्शंस ये हैं इन्वायरमेंटल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज अ रिएक्शनरी और रेजिस्टेंस मूवमेंट? इसमें से कौन सा है जिसको हम लोग रिएक्शनरी या रेजिस्टेंस मूवमेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं? सिविल राइट मूवमेंट, इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट मूवमेंट, वुमेन लिबरेशन मूवमेंट, या फिर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन मूवमेंट? द करेक्ट आंसर इज बी। सो जिनको नहीं पता था प्लीज नोट, इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट मूवमेंट को हम लोग रिएक्शनरी या रेजिस्टेंस में रखेंगे। क्यों? तो उसके लिए मैंने थोड़े से नोट्स ऐड किए हैं, वो भी देख लेते हैं।
देखो, रेजिस्टेंस और रिएक्शनरी मूवमेंट कौन से होते हैं? दीज अराइज अमंग पीपल हु आर डिससेटिस्फाइड विद सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ चेंज। किसी चीज़ से ये लोग डिससेटिस्फाइड होते हैं, इसीलिए ये लोग मूवमेंट करते हैं। द मूवमेंट सीक्स टू रिकैप्चर और री इंस्टेट ओल्ड वैल्यूज। इसमें क्या होता है कि हम कोई ओल्ड वैल्यू को वापस लाने की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर देखो, इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट है, राष्ट्र स्वयं सेवक संघ है, ये सब इसी में आएगा। ठीक है। अच्छा, टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट की क्लास ज़रूर से कर लेना, यूट्यूब पे जो है वहाँ पर मैंने बहुत ईजी वे में सारे टाइप्स पढ़ाए हैं। सो दोज आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए हो। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। एंड अगर सोशोलॉजी स्टूडेंट हो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जो यहाँ पर मेंशन है, तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। ओके, एंड प्लीज़ ज्वाइन दिस टेलीग्राम एज वेल, क्योंकि इस सीरीज़ का पीडीएफ आपको यहीं पे मिलेगा, और जो भी करेक्शन वगैरह होते हैं, इंटरेक्शंस होते हैं, वो टेलीग्राम के थ्रू एंड ही एक होते ऐप हैं। भी है जो ये तुम लोग मेरा डाउनलोड पर्सनल कर सकते टेलीग्राम हो, है, अगर जिसपे कोई अभी भी और पेपर है बहुत तुम सारा लोग के पास कंटेंट जो मैं आएगा। सॉल्व करूँ, अभी सिर्फ एक या ही कोई भी बैच मैंने बात है शुरू किया सोशोलॉजी था, से जो कि है रिलेटेड, कोई डाउट फाउंडेशन है, बैच तो फॉर मुझसे सीयूटी यहाँ पर पीजी। बात कर सकते अभी हो। नेक्स्ट ओके, बैचेस भी आएंगे इसमें, और तो मेक श्योर दैट यू डाउनलोड द ऐप एज वेल। ओके, कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, कीप लर्निंग।